हेलो डियर स्टूडेंट, कैसे हो आप लोग। तो बच्चों, इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स हमारा शुरू है। और इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में हम पाँच पाँच से 6 लेक्चर्स ऑलरेडी ले चुके हैं। उसमें थोड़ी सी फ्रीक्वेंसी, वीडियो फ्रीक्वेंसी थोड़ी कम है हमारी, बट हम कोशिश करेंगे। व्यस्तता के कारण वीडियो जो है, मेरी कोशिश ये है कि हर 2-3 दिन पे एक वीडियो आ ही जाए, बट ये है कि कभी कभी थोड़ा लेट हो जाता है, तो उसके लिए हम आगे कोशिश करेंगे। तो बच्चों, जैसा कि पिछले वीडियो में हमने आपको बताया, पिछले लेक्चर में आप देख चुके हैं कि इलेक्ट्रिक फील्ड अलग अलग जो साइज, शेप, चार्ज डिस्ट्रीब्यूशन की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होता है किसी पॉइंट पे, पोटेंशियल कितना होता है। फिर इक्विपोटेंशियल सरफेस के बारे में हमने आपको बताया। इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या है कि जहाँ पे पोटेंशियल सेम है, पॉइंट चार्ज है, तो चारों तरफ रिंग शेप में जो भी चीज़ें, या यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो उसकी परपेंडिकुलर लाइन जो है वो, और इक्विपोटेंशियल सरफेस जो भी होगा वहाँ से जो परपेंडिकुलर लाइन जाएंगे वहीं इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा। ठीक है, इतनी सारी चीज़ें जानने के बाद बेटा अब हम लोग आते हैं एक इम्पॉर्टेंट पार्ट जो पूरे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स का है, जो बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसको आप कभी मिस नहीं कर सकते, और हर साल एक क्वेश्चन वहाँ से आता ही है, हर साल एक आता ही है। क्या है चैप्टर? इलेक्ट्रिक डाइपोल। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, इलेक्ट्रिक डाइपोल। डाइपोल क्या होता है बेटा? कोई भी दो चार्ज मतलब एक माइनस क्यू चार्ज हो, ठीक है, एक प्लस क्यू चार्ज हो, प्लस क्यू चार्ज, ठीक है, इक्वल चार्ज, इक्वल एंड अपोजिट चार्ज प्लेस्ड विथ सर्टेन डिस्टेंस। अगर एक सर्टेन डिस्टेंस पे अगर रखे हैं तो उनके बीच, उसे डाइपोल बोलते हैं। और डाइपोल का जो सब इंपॉर्टेंट पार्ट है उसको डाइपोल मोमेंट बोलते हैं, डाइपोल मोमेंट। इसको P से शो करते हैं, डाइपोल मोमेंट P। और P क्या होता है? Q इंटू L, जो दोनों के बीच डिस्टेंस है। तो जनरली हम लोग जैसे ये है ना कि इसको हम 2L मान लेते हैं। इसकी डिस्टेंस जो है, इसकी डिस्टेंस अगर L है दोनों के बीच का, तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? Q इंटू L, ठीक है। ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, वेक्टर क्वांटिटी है, और इसका डायरेक्शन क्या है? डायरेक्शन क्या होता है डाइपोल का? P का डायरेक्शन क्या होता है? माइनस क्यू से प्लस क्यू की तरफ, ठीक है, माइनस क्यू चार्ज से प्लस क्यू चार्ज। दोनों चार्ज इक्वल होने चाहिए, ये नहीं कि ये अलग चार्ज है ये अलग चार्ज है तो उसको डाइपोल मोमेंट नहीं कहेंगे। ढेर सारे केमिकल जो होते हैं, जैसे वाटर मॉलिक्यूल, हाइड्रोजन क्लोराइड, इस तरह के, तो उसमें क्या है कि एक पॉजिटिव एटम है, एक निगेटिव, एक पर इलेक्ट्रॉन ज़्यादा है एक पर कम है, तो वो भी एक तरह से परमानेंट डाइपोल बनाते हैं। तो इसीलिए उनको क्या बोलते हैं? पोलर मॉलिक्यूल। पोलर का मतलब जिसमें डाइपोल मोमेंट हो, ठीक है। तो इस तरह की कंडीशन को, तो डायरेक्शन इसका क्या हो गया? माइनस से प्लस क्यू की तरफ इसका डायरेक्शन होता है। इसमें अब यहाँ पे क्या होता है कि हम ये जैसे आगे जब डाइपोल के और एप्लीकेशन जब पढ़ेंगे तो वहाँ पे हम क्या करते हैं कि ये आधा डिस्टेंस की बार बार बात आती है, तो हर बार आधा डिस्टेंस की बात आएगी तो L/2 लिखोगे, L/2 तो अच्छा नहीं लगेगा, ये डिस्टेंस L/2, ये डिस्टेंस। इसलिए हम जनरली क्या कर लेते हैं कि इसको L न मान के इसको हम क्या मान लेते हैं? 2L। ऐसे ही मान लिए कि ये डिस्टेंस, दोनों चार्ज के बीच का डिस्टेंस 2L है। डिस्टेंस क्या है? 2L है। तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा? डाइपोल मोमेंट क्या होगा? P, एक उसमें से चार्ज इनटू जो दोनों के बीच का डिस्टेंस है, ठीक है, ये डाइपोल मोमेंट हो गया। तो 2L अगर लिखा हुआ है, देखिए इसमें L और 2L से कंफ्यूजन। L क्या है? दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है। डाइपोल मोमेंट क्या है? एक चार्ज, दोनों जो चार्ज हैं इक्वल और अपोजिट चार्ज हैं, उसमें से एक चार्ज ले लेंगे और उनके बीच का डिस्टेंस। तो उनके बीच के जो डिस्टेंस है उसको हम क्या मान लेते हैं? ऐसे ही मान लिए 2L। L नहीं माना है, 2L। तो कहीं भी डाइपोल मोमेंट हुआ तो इसका मतलब क्या हुआ? Q इंटू 2L, तो वो डाइपोल मोमेंट हुआ। डाइपोल मोमेंट की वैल्यू ही
इसका डायरेक्शन भी हो गया। ये कैसी क्वांटिटी है? वेक्टर। कैसा है बेटा? वेक्टर। वेक्टर क्वांटिटी है। डायरेक्शन भी आपको बता दिया, किधर से? निगेटिव से पॉजिटिव की तरफ, ये डायरेक्शन है। डायमेंशन कोई पूछेगा तो बता सकते हो यार, चार्ज है, चार्ज इंटू लेंथ का डायरेक्शन, डायमेंशन। ठीक है, तो चार्ज का क्या होता है? करंट से निकालते हैं। ठीक है, करंट से निकालते हैं। तो करंट का क्या होता है? एम्पियर इज इक्वल टू क्यू बाई टी होता है। ठीक है, तो क्यू का क्या हो जाएगा? ए टी। ए टी ये चार्ज का हो गया इंटू एल, तो क्या हो गया? ए टी एल। ठीक, ए टी क्या है? टाइम। ठीक है बेटा, और ये एम्पियर और ये लेंथ, तो ये डायमेंशन हो गया। अब हमें ये तो हमको पता चले। अभी तक हम लोग पढ़ रहे थे कि एक चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड पढ़ रहे थे, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल पढ़ रहे थे। ठीक है, ये सारी चीज़ पढ़ रहे हैं। अब डाईपोल कहीं पे रखा है, डाईपोल रखा हुआ है, तो उसकी वजह से हमको पढ़नी है चीज़ें। क्या क्या? इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब ई, और पोटेंशियल, पोटेंशियल, पोटेंशियल वी। ठीक है, अब डाईपोल कहीं भी पड़ा हुआ है, ऐसे डाईपोल पड़ा हुआ है, ये डाईपोल है। ठीक, इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड कहीं पे बताना हो, मान लो ये पॉइंट हुआ, तो जो भी हम वो लेंगे वो डिस्टेंस जो है यहाँ से, मान लो आर डिस्टेंस पे है, आर डिस्टेंस पे है। ठीक है, आर डिस्टेंस पे है बेटा। ठीक है, तो ये आर डिस्टेंस पे है, और डाईपोल मोमेंट का डायरेक्शन पी का तो आपको पता ही है, पी इधर की तरफ रहेगा। तो मान लो कोई भी एंगल थीटा अगर बनाता है, तो ये क्या होता है? जाहिर सी बात है, यहाँ पे जो पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रिक फील्ड या पोटेंशियल होगा, वो दोनों चार्ज की वजह से होगा। एक इस चार्ज की वजह से होगा, इस चार्ज की वजह से प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड कुछ मतलब इस तरह से रहेगी, दूर जाएगी, और इस चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड जो भी ये डिस्टेंस होगा, जो भी ये डिस्टेंस होगा उसके डायरेक्शन में होगा। ठीक है, तो ये दोनों का रिजल्टेंट जो होगा वही वहाँ पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड होगा, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड एक वेक्टर है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना होता तो इसकी वजह से, मतलब इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड, पहले इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना होगा, तो ये दूरी, मतलब ये एक तरह से सिंगल चार्ज अगर देखें तो ये दूरी अगर पता होता तो हम क्या लिखते? 1/4πε0 क्यू बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर, और इसके लिए लिखते 1/4πε0 क्यू बाई ये डिस्टेंस का स्क्वायर। तो दोनों का डायरेक्शन इसका इधर की तरफ रहता है, उसका उधर, उसका रिजल्टेंट जो होता है वो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा। लेकिन ये बहुत कॉम्प्लिकेटेड है, निकालना मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि ये डिस्टेंस निकालना आसान नहीं है, और ना ही एंगल पता है, खाली एक एंगल पता है थीटा। ये एंगल किसके किसके बीच है? डाईपोल मोमेंट का जो डायरेक्शन है और वो जो पॉइंट है उसके बीच का एंगल है। तो क्या करोगे ऐसे में? ऐसे में आप क्या करोगे? याद करोगे। क्या याद करोगे? जो मैं आपको बता रहा हूँ, बस वही याद रख लो। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या हो जाता है? 1/4πε0 क्यू, क्यू हटा देंगे क्योंकि अब P के फॉर्म में लिखना है, तो P/r³, और अंदर क्या रहेगा? इंटू √1 + cos² थीटा, सॉरी √1 + 3 cos² थीटा। ये याद रखना पड़ेगा, ये इलेक्ट्रिक फील्ड का फार्मूला हो गया। ये मैं डिराइव नहीं कर रहा हूँ, मैं सीधे सीधे बता रहा हूँ कि ये आप याद कर लो। ठीक, और पोटेंशियल के लिए क्या? 1/4πε0 P/r²। ठीक है, ये पोटेंशियल हो गया। ठीक, अब इलेक्ट्रिक फील्ड यहाँ पे पता तो चल गया कितना वैल्यू रहेगा। इलेक्ट्रिक फील्ड का अगर डाईपोल मोमेंट और जो पॉइंट है उनके बीच का डिस्टेंस अगर थीटा हो, तो उस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा उस डिस्टेंस पे? 1/4πε0 P/r³, r³ है, ध्यान रखना, r³ इंटू 1 + 3 cos² थीटा। ठीक, और पोटेंशियल के लिए क्या है? 1/4πε0 P/r²। तो एक एक यहाँ पे r बढ़ गया है। इलेक्ट्रिक फील्ड में जनरली हम लोग क्या लिखते हैं? 1/4πε0 Q/r²। पोटेंशियल में एक r गायब हो जाता है तो r हो जाता है Q/r। तो यहाँ पे एक r
यहाँ आर क्यूब है, यहाँ पोटेंशियल हमारी स्क्वायर है। ऐसा क्यों है? डायमेंशन वाइज तो इलेक्ट्रिक फील्ड चाहे जहाँ से निकालिए दुनिया में, लेकिन डायमेंशन तो सेम रहना चाहिए। तो यहाँ तो डायमेंशन बदल जाएगा, एक्चुअली डायमेंशन बदलेगा नहीं। क्यों? यहाँ पे L का डायमेंशन 3 है, यहाँ पे P है ना बेटा, ये Q नहीं है। P में क्या है? Q इंटू L है, एक L इसमें छिपा हुआ है, उस एक L से एक L कैंसिल हो जाएगा तो L स्क्वायर ही आएगा, और इसमें भी एक L कैंसिल हो जाएगा तो खाली L आएगा। तो इसलिए ये ऐसा है, समझ गए बेटा? तो ये दो चीज़ें याद आपको रहना चाहिए, ठीक। अब इसमें कोई अगर ये भी पूछ दे भैया कि इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड मैग्नीट्यूड, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड वेक्टर क्वांटिटी है, मैग्नीट्यूड तो हो गया, डायरेक्शन तो उसके लिए जो है आपको जो है इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन जो होगा वो होगा अल्फा। इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का जो डायरेक्शन होगा ना, ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन होगा वो डायरेक्शन आपका हो जाएगा थीटा प्लस अल्फा। ये डायरेक्शन होगा इलेक्ट्रिक फील्ड का, किधर से? P से थीटा प्लस अल्फा होगा, समझ गए बेटा? P से थीटा प्लस अल्फा का डायरेक्शन होगा ये थीटा प्लस अल्फा। और इसमें कोई अल्फा पूछे क्या है तो अल्फा बराबर क्या हो जाएगा? हाफ टैन अल्फा क्या होगा? हाफ टैन थीटा हो जाएगा। तो ये डायरेक्शन होगा, ये क्या होगा? डायरेक्शन, ठीक। ये हो गया। अब इसमें दो कंडीशन होती हैं, एक होता है एक्सियल पोजीशन, ठीक है, ये तो हो गया किसी भी रैंडम पॉइंट पे। अब यार एक्सियल पोजीशन कोई बोले कि आर डिस्टेंस पे यहाँ पे रखे होती, एक्सिस पे हो गया तो वहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगा? दूसरा क्या है? यहाँ पे आर डिस्टेंस पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे तो यहाँ से जो डिस्टेंस है इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर जाएगा और इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड इधर आएगा, दोनों का रिजल्टेंट ये होगा, ठीक है, ये होगा। एक्सिस पे इसकी वजह से इधर जाएगा और इसकी वजह से इधर आएगा, ठीक। तो कुछ नहीं, फार्मूला इसीलिए ये बता दिया। अब यहाँ पे एक्सिस पे ही हम देखें, तो क्या होगा? आर डिस्टेंस पे अगर पूछे एक्सिस पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना होगा तो एंगल क्या हो गया? ये जो डिस्टेंस है उसके और P के बीच एंगल क्या हो गया? 0 हो गया, यानी कॉस थीटा 0 हो गया। तो थीटा की जगह पे 0 लिख दो फार्मूले में, 1/4πε0 P/r³ √ 1 + 3 cos स्क्वायर 0, cos 0 की वैल्यू 1 हुई तो 3 cos स्क्वायर 3 × 1 हुआ, 3 और +1 कितना हो गया? 4 हो गया, 4 का रूट ले लोगे तो बाहर आ जाएगा 2p। तो एक्सिस पे क्या हो गया? 2p। इलेक्ट्रिक फील्ड एक्सिस पे क्या हो गया? 1/4πε0 2p/r³, ठीक। अब यहाँ पे क्या एंगल हो गया? एंगल क्या हो गया? P और इसके बीच में 90। अब cos 0 की जगह पर 90 लिख दो, तो 90 लिख दोगे तो cos 90 0 हो गया, तो क्या हो गया? 1 + 0, तो 1 का रूट लोगे तो 1 ही आएगा, क्या हो गया? 1/4πε0 p/r³। उसमें 2p आ रहा था, इसमें सिर्फ p/r³। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अगर यहाँ पे E है इक्वेटर पे, इक्वेटोरियल पोजीशन पे, तो एक्सियल पोजीशन पे क्या हो जाएगा? 2e, ठीक है। यानी कि इलेक्ट्रिक फील्ड एट एक्सिस इज इक्वल टू 2 टाइम्स इलेक्ट्रिक फील्ड एट इक्वेटर, ठीक। एक ये भी कभी कभी पूछ लेता है, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड होगा उसका डबल होगा। तो इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल आ गया। डायरेक्शन ये जल्दी पूछेगा नहीं, लेकिन अगर पूछता है तो थीटा प्लस अल्फा होगा और टैन थीटा और अल्फा का जो ये है रिलेशन ये होगा, ठीक। तो ये डाइपोल के बारे में इतना आपको पता होना चाहिए, ओके। ये तो अभी हुआ, ये अभी क्या हुआ? डाइपोल के बारे में आपको बताया, ठीक। अब हम डाइपोल को जब इलेक्ट्रिक फील्ड में, एक तो डाइपोल की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड देखे आप, अब डाइपोल की वजह से वो नहीं है। इलेक्ट्रिक डाइपोल, ठीक है, प्लेस्ड इन एक्सटर्नल
इलेक्ट्रिक फील्ड, इलेक्ट्रिक फील्ड। अब किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में डाइपोल को रख दोगे तो क्या क्या पॉसिबिलिटीज होंगी, क्या क्या हो सकता है, ठीक है। अब हम यहाँ पे हम क्या करेंगे, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म फील्ड होना चाहिए। मतलब मैं दोनों की बात करूँगा, पहले यूनिफॉर्म की बात करें तो हमको तीन चीज़ देखनी होती है, तीन चीज़ देखनी होती है। एक तो होता है फोर्स, टॉर्क, फोर्स या टॉर्क। दूसरा चीज़ होता है बेटा वर्क डन, और तीसरा चीज़ होता है पोटेंशियल एनर्जी, ठीक है। तो सपोज दैट ये इलेक्ट्रिक फील्ड है, ठीक। अब कोई डाइपोल ऐसे हम रख दिए, -q +q, और बड़ा बड़ा बनाए क्या, बड़ा बनाए तो अच्छे से समझ में आए। ये इलेक्ट्रिक फील्ड, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक। और ये हम रख दिए डाइपोल, ये +q है, ये -q है। ये डिस्टेंस क्या है, डिस्टेंस क्या है, L ले लेते हैं। L लिखो या 2L लिखो, ये आपके ऊपर डिपेंड करता है, ठीक है बेटा। तो क्या लिखें, L। अगर डिस्टेंस दोनों के बीच का L लिखोगे तो डाइपोल मोमेंट क्या होगा, Q × L। और अगर 2L लिखोगे तो डाइपोल क्या होगा, Q × 2L, ठीक है। अब यार डाइपोल इसको ऐसे रख दिए, डाइपोल को, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इलेक्ट्रिक फील्ड मतलब हर पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड क्या है, सेम है। अब देखो इसमें क्या क्या पॉसिबिलिटीज बनती हैं। ये पॉजिटिव चार्ज है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर की तरफ जा रहा है, पॉजिटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स लगेगा, इस पर फोर्स लगेगा बेटा, इधर लगेगा। पॉजिटिव चार्ज है तो पॉजिटिव पे वो फील्ड के डायरेक्शन में फोर्स लगेगा। ये निगेटिव चार्ज है तो इस पर फोर्स लगेगा, इस पर किधर लगेगा, इधर लगेगा, ये फोर्स लगेगा, ठीक। तो ये डाइपोल अगर थीटा एंगल पे रखे हो, डाइपोल अगर थीटा एंगल पर रखो, ये थीटा बोलो या ये बोलो, इलेक्ट्रिक फील्ड में थीटा एंगल पे रखे हो बेटा, ठीक है। तो चाहे इसको बोलो चाहे इसको बोलो, बात वही हुआ, क्योंकि ये पैरेलल लाइंस हैं, ये लाइन सब क्या हैं, पैरेलल है, ठीक। तो देखो क्या क्या होता है, फोर्स इस पे लग रहा है इधर, इस पे लग रहा है इधर, कितना होगा, F = QE, इस पे भी QE, इस पे इधर लगेगा, उस पे उधर लगेगा। तो ये कोई ऐसी चीज़ है, एक उधर खींच रहा है, एक इधर खींच रहा है, तो ये क्या इसकी कंडीशन क्या होगी, ये क्या किस पोजीशन में जाना चाहेगा, ये किस पोजीशन में जाना चाहेगा, ये खींच के इधर आना चाहेगा, ये खींच के इधर, तो मतलब ये क्या चाहेगा कि इसको इस लाइन में कर दे, ये खींच के इधर, ये तो मतलब इसके पैरेलल में कर दे। तो पैरेलल में कर देगा तो क्या होगा, इधर वाला फोर्स इधर लगेगा, इधर वाला इधर लगेगा, तो वो दोनों बैलेंस कर लेंगे, वो दोनों क्या कर लेंगे, बैलेंस कर लेंगे। बच्चों पता नहीं क्या है, लाइटिंग का इस तरह का ये है कि मेरा फेस बहुत ही काला आ रहा है, और बट अच्छी बात यह है कि बोर्ड पे सारे लेटर्स और सारे वर्ड बहुत अच्छे से दिख रहे हैं। तो मुझे इस बात का फ़र्क नहीं है कि मैं काला आ रहा हूँ, हालांकि मैं इतना काला नहीं हूँ जितना इसमें आ रहा है। और ये नाइट है, तो हो सकता है कि बाहर अंधेरा है, तो उस अंधेरे का असर अंदर भी कमरे में अंधेरे की तरह पड़ रहा है, ठीक है। मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है, मैं कैसा दिख रहा हूँ कैसा हूँ वो बात की बात है, लेकिन आपको जिस चीज़ से मतलब है वो यहाँ पे है, ठीक। तो ये क्या होगा, ये सीधा ऐसे आ जाएगा इस लाइन में, और लाइन में आ जाएगा तो फिर रुक जाएगा, क्योंकि इधर भी फोर्स जितना लग रहा है इधर भी फोर्स। लेकिन अभी क्या है, अभी तो ये फोर्स इसको लाना, तो एक तरह से ये क्या करेगा, कोई भी चीज़ है किसी पे दो फोर्स इक्वल और अपोजिट लगें, एक इधर लगे एक इधर लगे, उसको लाने का कोशिश करे तो उस पर क्या लगता है, टॉर्क, उसको क्या बोलते हैं, टॉर्क। ये रोटेट कर रहा है ना। अगर इसका एक पॉइंट हम लें, कोई भी पॉइंट लें बेटा, कोई भी एक एक्सिस मान लें, तो वो उसके उस एक्सिस के अगेंस्ट एक टॉर्क लग रहा है, ठीक है। मान लीजिए हम यहीं पे ये एक्सिस मान लें, ये एक्सिस मान लें, तो ये
उसको खींचेगा तो मतलब नीचे की तरफ लाने की कोशिश करेगा। ठीक है, तो टॉर्क हम लोग कैसे निकालते हैं, टॉर्क कैसे निकालते हैं, टॉर्क को टाउ बोलते हैं। ठीक है, और कैसे निकालते हैं, एफ आर क्रॉस एफ। ठीक है, आर क्रॉस एफ। अब इस पे जो एक्सिस मान लेते हैं, इस पे मान लो जो फोर्स लगा है, इस पे फोर्स इधर लग रहा है। ठीक, और जब एक्सिस पे फोर्स लगता है तो वहाँ तो कोई आर है नहीं, तो ये वाला पार्ट जीरो हो गया, खाली इसकी वजह से हमको निकालना है। तो एक तरह से आर एफ साइन थीटा यही तो होता है बेटा। ठीक, तो एफ ये लग रहा है। अब हम ये कहें कि ये डिस्टेंस अगर एल है, ठीक है, तो ये डिस्टेंस क्या होगा, ये थीटा है, तो ये क्या होगा, यहाँ से देख लो, ये एल है तो ये क्या होगा, एल कॉस थीटा, और ये एल साइन थीटा, एल साइन थीटा। ठीक, तो ये डिस्टेंस, तो फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस यही तो होता है। तो क्या लिख देंगे, फोर्स मतलब क्यू ई इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस मतलब एल साइन थीटा। आर मैंने एक जनरल फार्मूला लिखा, तो क्यू इंटू एल साइन थीटा। ठीक, फोर्स इंटू परपेंडिकुलर डिस्टेंस, ये हुआ टॉर्क। तो बेटा अब कोई बताएगा, क्यू इंटू एल ई साइन थीटा यही तो हुआ टॉर्क। तो क्यू इंटू एल को क्या लिखते हैं, पी, पहले ही लिख दिया था, डाइपोल मोमेंट। इसको क्या लिख सकते हैं, पी, इसको क्या लिख सकते हैं, ई साइन थीटा। तो पी ई साइन थीटा। ठीक है, अब आप इसको क्या करो, अब आप इसको क्या करो, पी साइन थीटा को आप क्या लिख सकते हो, खाली पी क्रॉस ई लिख सकते हो। तो वेक्टर फॉर्म में अगर लिखना हुआ तो क्या लिखोगे, पी क्रॉस ई या पी ई साइन थीटा। ठीक, तो वेक्टर फॉर्म में लिखना होगा तो ये हुआ, और मैग्नीट्यूड उसका कोई पूछेगा कितना हो गया, पी ई साइन थीटा। समझ गए, तो ये क्या हो गया, टॉर्क। ये क्या हो गया बेटा, टॉर्क। तो डाइपोल मोमेंट रखे हो कोई इलेक्ट्रिक फील्ड में, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में, तो उस पर जो है टॉर्क जो लगेगा क्या होगा, पी क्रॉस ई होगा। ठीक, तो एक चीज हो गई टॉर्क, क्या हो गई, टॉर्क। अब दूसरा चीज हमको बताना है वर्क डन, वर्क डन, वर्क डन। तो वर्क डन के लिए क्या करोगे, अब देखो समझो। अब इसी को हम ऐसे कर दें, इसको अब मैं रब कर रहा हूं, अब आपको ठीक है, वर्क डन कितना करना पड़ेगा, किसको करना पड़ेगा वर्क डन, हमको, हम उसको घुमा रहे हैं ना। पहले मान लो ऐसे रखा था, पहले ये डाइपोल कैसे रखा था, ऐसे, पहले मान लो डाइपोल कैसे रखा है बेटा, ऐसे रखा है प्लस क्यू। ठीक, अब हम क्या करें कि इसको घुमा के ऐसे कर दिए, मतलब ऐसे, ऐसे कर दो, घुमा दिए, मतलब ऐसे घुमा दोगे तो ऐसे हो जाएगा ना, थीटा एंगल से घुमा दिए। ठीक, अब देखो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ये है ही, अब थीटा एंगल से घुमा दी। अच्छा पहले ऐसे था तो इस पर फोर्स कितना लग रहा होता, क्यू ई, ये फोर्स लगेगा, इधर भी लगेगा क्यू ई, क्यू ई, ये इधर की तरफ लगेगा और ये इधर की तरफ लग रहा है। ठीक, इतना लग रहा है। अब देखो इसको घुमा दिए, इसको घुमा दिए, दोनों के बीच का डिस्टेंस तो एल है ही, अब घुमा दिए तो अब देखो ये चार्ज एक तरह से, ये चार्ज जो यहाँ था अब आ गया, पोजीशन के हिसाब से देखें तो इसका पोजीशन यहाँ से यहाँ आ गया, यहाँ आ गया। ठीक है, अब चूंकि इलेक्ट्रिक फील्ड हर जगह सेम है, जो जहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड जो इतना यहाँ पे जितना है, यहाँ पे जितना, हर जगह सेम है। अब बेटा ये चार्ज यहाँ से यहाँ आ गया, तो यानी कि इस पर फोर्स इतना लग रहा है, ये डिस्टेंस ये आ गया, फोर्स
फोर्स ये था, यहाँ पे फोर्स ये लग रहा है। अब यहाँ से ये चार्ज यहाँ आ गया, यहाँ से यहाँ जाने का मतलब यहाँ से यहाँ आ गया ना, इतना डिस्टेंस आ गया। तो यार कहीं फोर्स अगर पता है और डिस्प्लेसमेंट पता है तो वर्क डन तो बता सकते हो। तो मान लो इधर की तरफ वर्क डन अगर W1 लिखना हुआ तो क्या लिखोगे, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो अब हम फोर्स लगा के ले जा रहे हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड अगर ये वर्क डन कोई पूछता है ये कितना करेगा, तो इसका फोर्स उधर लग रहा है, डिस्प्लेसमेंट चार्ज का इधर हो रहा है, इधर। तो ये एक तरह से Fs cos 180 होता, ठीक है। तो ये फोर्स इधर अपोजिट, तो माइनस वर्क डन करता, कौन करता, ये इलेक्ट्रिक फील्ड। लेकिन हम इसको ले जा रहे हैं, हम ज़बरदस्ती ले जा रहे हैं, हम इतना ही फोर्स लगा के इधर ले जाएंगे तभी तो हमारे द्वारा जो वर्क डन होगा क्या होगा, पॉजिटिव होगा। तो ये डिस्टेंस कैसे निकालोगे, यानी फोर्स हमें पता है, ये डिस्टेंस अगर पता होता है तो फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट कर देते, वर्क डन हो जाता है। तो और वही हाल इधर भी रहेगा, वही हाल इधर भी रहेगा, ये डिस्टेंस। तो क्या हुआ यार, ये क्या है, L है, ठीक है, ये भी यहाँ से पूरा L ही है। तो ये L है, तो ये क्या हुआ, इतना क्या हुआ, L cos थीटा, इतना हुआ L cos थीटा। तो ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, ये डिस्टेंस हो जाएगा L माइनस L cos थीटा। ये डिस्टेंस क्या हो जाएगा, L माइनस L cos थीटा। L अगर कॉमन ले लें तो 1 माइनस cos थीटा, ठीक। तो हो गया। तो वर्क डन पहला क्या हुआ, पहला फोर्स यानी क्यू ई इंटू एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। इसी तरह इधर वाला भी तो घूम रहा है, तो इस पर भी तो वर्क डन होगा W2, इसको भी हम लिख दें क्यू ई इंटू एल इंटू 1 माइनस कॉस थीटा। तो टोटल वर्क डन हमको निकालना है, तो क्या हो गया, W इज इक्वल टू W1 प्लस W2, ठीक। तो यार दोनों में यही है, तो क्या हो जाएगा 2Q हाँ, मैं ये डिस्टेंस में लिया था ना, ये अगर टोटल L यहाँ से यहाँ तक है ना बेटा, तो ये क्या हुआ L/2 हुआ, ये क्या हुआ L/2 हुआ, ओके। ये L/2 हुआ, तो ये या तो L/2 cos थीटा लिखो, या अगर इसको 2L माने हो, इसको यहाँ से यहाँ तक 2L माने हो, तो इतना जो है L रहेगा, ठीक। तो 2L मान लोगे तो P हमारा क्या रहेगा, P Q इंटू 2L बोलोगे, Q इंटू 2L लिखोगे, ठीक। तो हम चलो 2L ही माने थे, तो ये हो गया, तो 2Q E L इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। तो 2QL को P मानेंगे, तो 2QL इसमें से उसको P लिख दें, तो क्या हो गया P E इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, समझ गए। तो वर्क डन फाइनली तुम्हारा क्या आ गया, W इज इक्वल टू P E इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, ठीक। अब ये कहाँ से कहाँ ले गए, पहले ऐसे था, पैरेलल में था, अब उसको थीटा एंगल ले गए, यानी पहले एंगल क्या था, θ1 बराबर 0 था, और θ2 बराबर क्या है, थीटा, ठीक। अगर यहीं हम कहें कि मान लो पहले से ये डाइपोल इस एंगल पे है θ1 पे, अब हम इसको घुमा के ऐसे कर दिए θ2, θ1 से θ2, ठीक। θ1 से θ2 अगर ले गए बेटा, तो वर्क डन क्या होगा, तो 1 की जगह पे θ1 लिखोगे, उसकी जगह पे θ2, तो फाइनली क्या लिख दोगे, यहीं पे लिख दे रहा हूं P E cos θ1 माइनस cos θ2, ठीक। तो ये हो जाएगा, क्या हो गया, ये हो गया θ1 माइनस θ2, ठीक। तो ये हो गया टॉर्क, ये हो गया वर्क डन। एक चीज़ और बचती है, वो है पोटेंशियल एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी U। तो हमें पता है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या होता है, वर्क डन के बराबर होता है, माइनस ऑफ वर्क डन। तो इसमें क्या है कि इसके लिए डिफिनेशन ये है कि पोटेंशियल एनर्जी क्या है, वर्क डन बाय
डिस्प्लेसिंग डाइपोल फ्रॉम 90 to एंगल एनी एंगल डिस्प्लेसिंग डाइपोल फ्रॉम 90 to एनी एंगल। ठीक, मतलब पहले डाइपोल पहले कैसे रखा है, डाइपोल पहले ऐसे रखा है, सॉरी ऐसे रखा हुआ है, परपेंडिकुलर है। अब यहां से इसको जो है घुमा के ऐसे किसी एंगल पे ला दिया थीटा। पहले ये था, ठीक, प्लस क्यू माइनस क्यू। अब इसको घुमा के किसी इस पे रख दिए, थीटा एंगल पे घुमा दिए, तो जो वर्क डन होगा वहां पे कितना पोटेंशियल, उसी को पोटेंशियल एनर्जी बोलते हैं, पोटेंशियल एनर्जी। तो पहले एंगल क्या रहा होगा, पहले एंगल ये है 90 और बाद का एंगल क्या है, थीटा। ठीक है, तो वर्क डन ही है ये, खाली क्या है कि यहाँ पहले एंगल 90 था, एंगल तो यहीं से लेंगे ना, पी के डायरेक्शन से, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन से, ई के डायरेक्शन से। तो पहले θ1 90 था, θ2, तो इसी में क्या हो गया, θ1 90, θ2 जो है थीटा। तो यहाँ पे रख दो, यहाँ पे रख दोगे बेटा, थोड़ा सा जगह बना दे। ठीक, तो क्या हो गया, तो u इज इक्वल टू पी ही, ठीक, cos θ1 क्या लिखना है 90, और cos 90 क्या हो जाएगा, पहले लिख देता हूँ, cos 90 माइनस cos θ2 क्या है थीटा, तो क्या हो जाएगा पी ई, cos 90 क्या होता है 0 हो जाता है, माइनस cos थीटा। एक तरह से क्या आ गया, u इज इक्वल टू माइनस पी ई cos थीटा। ये हो गया पोटेंशियल एनर्जी। तो तीन चीज हुआ, पोटेंशियल एनर्जी, टॉर्क और वर्क डन। ये चीजें आपको पता होना चाहिए। ठीक है बेटा। अच्छा, आप देखो कोई भी पोजीशन है, अब यहाँ पे कभी कभी ये पूछ लेता है कि इक्विलिब्रियम कैसा होगा, इक्विलिब्रियम का, ये तीनों फार्मूले बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपको याद रहने चाहिए। मैं अभी हटा रहा हूँ। अब मैं इक्विलिब्रियम की बात करें, इक्विलिब्रियम, डाइपोल कहीं रखे हो इलेक्ट्रिक फील्ड में, ऐसे ऐसे इलेक्ट्रिक फील्ड है, डाइपोल ऐसे रख दिए, माइनस क्यू प्लस क्यू। अभी इसको छोड़ दोगे तो क्या होगा, फोर्स इस पे इधर लग रहा है, इस पे इधर लग रहा है, ये खटाक से इसको खींच लाएगा, खटाक से। तो ये इक्विलिब्रियम में नहीं है। इस समय पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो क्या होगा, फोर्स क्या होगा, फोर्स अगर नेट फोर्स की बात करें डाइपोल पे, तो नेट फोर्स एक उधर लगेगा एक इधर, तो नेट फोर्स क्या होगा, एफ नेट क्या होगा, 0 होगा। दो अपोजिट फोर्स, इक्वल और अपोजिट डायरेक्शन में फोर्स लगे, एक उधर लग रहा है एक अपोजिट इधर, तो नेट फोर्स तो 0 हुआ ना। लेकिन इक्विलिब्रियम है, नो इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम में नहीं है। अब इसको ऐसे रख दें, माइनस क्यू प्लस क्यू, फोर्स इधर, इस पे इधर, ठीक। परपेंडिकुलर अगर रख दिए, परपेंडिकुलर ये बीच वाली पोजीशन है, और एक हम पैरेलल रख दिए ऐसे, माइनस क्यू प्लस क्यू, ठीक है, ऐसे रख दिए। तो पहले हम क्या बताएं, मान लो
एफ नेट इज जीरो इन ऑल पोजीशन, ये तो आप याद कर लो। नेट फोर्स क्या होगा, जीरो होगा इन ऑल पोजीशन, क्योंकि एक पॉजिटिव चार्ज है एक निगेटिव चार्ज है और चार्ज दोनों बराबर हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड भी सेम है, तो जो भी फोर्स लगेंगे वो इक्वल और अपोजिट होंगे हर कंडीशन में। तो एफ नेट हर कंडीशन में जीरो होगा। अब अलग अलग पोजीशन है, एक तो परपेंडिकुलर पोजीशन, परपेंडिकुलर पोजीशन में क्या होगा, ऐसे रख दिए हो तो एफ नेट जीरो होगा, लेकिन टॉर्क रहेगा, ठीक, टॉर्क रहेगा, टॉर्क प्रेजेंट होगा, ठीक है। और इक्विलिब्रियम कैसा होगा, ऐसे रखे हो, इस पे फोर्स जो है बराबर लग रहे हैं, ठीक है, इस पे और इस पे फोर्स बराबर लग रहे हैं, लेकिन क्या होगा बेटा, ये छोड़ दोगे तो रुकेगा, यहाँ पे नहीं रुकेगा, तो इक्विलिब्रियम में नहीं होगा, टॉर्क पॉजिटिव होगा, ठीक। अब क्या होगा, पैरेलल कर दिए, अब ऐसे लिटा दिए, ऐसे और ऐसे, तो फोर्स इधर, ये इधर, तो नेट फोर्स तो हर कंडीशन में जीरो रहेगा। अब देखो टॉर्क का क्या होगा, पैरेलल कर दिए तो टॉर्क यहाँ पे देखो जीरो हो गया, टॉर्क, ठीक है, टॉर्क क्या हो गया, जीरो। भैया आप कहाँ रोटेट होगा, वो उधर खींच रहा है ये इधर खींच रहा है, तो रोटेशन का कोई चांस है नहीं, फोर्स भी उधर ये भी, तो टॉर्क भी जीरो और फोर्स तो जीरो है, ठीक। और इक्विलिब्रियम क्या होगा, ये हो जाएगा स्टेबल इक्विलिब्रियम, स्टेबल इक्विलिब्रियम क्या होगा, इसको छोड़ दोगे, इस पे क्यू ई फोर्स लग रहा है इधर, इस पे लग रहा है इधर, ये बराबर फोर्स है, ना उधर जाएगा ना इधर जाएगा, तो जैसे है वैसे ही पड़ा रहेगा, तो कैसा इक्विलिब्रियम हुआ, स्टेबल इक्विलिब्रियम। अब क्या किए, एंटी पैरेलल मतलब 180 कर दिए। अब क्या किया, इधर प्लस किए और इधर माइनस, ऐसे घुमा के इधर कर दिए, ठीक। अब फोर्स इस पे किधर लगेगा, इधर, ठीक, इस पे फोर्स किधर लगेगा, इधर, और इस पे फोर्स किधर लगेगा, इस पे फोर्स इधर। तो पैरेलल करो या एंटी पैरेलल करो, दोनों में, पैरेलल और एंटी पैरेलल में क्या होगा, टॉर्क जीरो और स्टेबल इक्विलिब्रियम। परपेंडिकुलर में हाँ इक्विलिब्रियम की बात कर रहे थे, तो यहाँ पे अनस्टेबल इक्विलिब्रियम है, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ये मैं इसलिए बता रहा हूँ अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। यार ऐसे रखे हो तो नेट फोर्स उस पर जीरो है, इस पे जीरो है, ठीक है, तो ये कहीं नहीं जाएगा क्योंकि एकदम सीधी लाइन में है, लेकिन जरा सा अगर हम इधर या इधर झुका दिए तो खट से खींच लेगा, जरा सा झुका दिए तो खट से खींच लेगा, तो ये एक तरह से कैसा हुआ, अनस्टेबल इक्विलिब्रियम, ठीक। और यहाँ पे क्या हुआ, स्टेबल। अब ऐसे रख दिए, इधर उल्टा लिटा दें या इधर लिटा दें, दोनों ही कंडीशन में टॉर्क जीरो रहेगा और इक्विलिब्रियम स्टेबल होगा, ठीक है बेटा, ठीक, ये चीज़ आपको ध्यान देना है। अब यहीं अगर नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड कर दें, नॉन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड में रख दोगे तो मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड हर पॉइंट पे बदल रहा है, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा तो QE1, यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड अलग होगा QE2, ठीक है। तो फोर्स जो है, फोर्स अलग अलग होंगे, तो फोर्स अलग अलग होंगे, तो बेटा किसी एंगल पे रखो या ऐसे रखो तो उस पर क्या होगा, टॉर्क तो रहेगा ही, टॉर्क तो, फोर्स भी लगेगा, नेट फोर्स कभी जीरो नहीं होगा, एफ नेट कब जीरो होगा, खाली परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, परपेंडिकुलर में एफ नेट क्या हो जाएगा, जीरो। क्यों, क्योंकि इस पॉइंट पे इलेक्ट्रिक फील्ड एक पॉइंट पे हर जगह तो सेम ही रहेगा, तो यहाँ पे जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वहीं फील्ड, तो यहाँ पे एफ नेट जीरो होगा, और टॉर्क तो हर कंडीशन में टॉर्क रहेगा। मान लो हाँ सॉरी, फिर ऐसे अगर रख दिए, पैरेलल और एंटी पैरेलल रख दिए, तो टॉर्क तो वहाँ भी जीरो रहेगा, क्योंकि वो उधर खींचेगा, कम ज़्यादा वो रहेगा, लेकिन टॉर्क जीरो रहेगा, ठीक है। तो एफ नेट जीरो कब खाली होगा, परपेंडिकुलर में, ओनली परपेंडिकुलर, ठीक। और टॉर्क जीरो कब होगा, जीरो, उसके लिए तो यही कंडीशन है, टॉर्क जीरो कब होगा, जब पैरेलल या एंटी पैरेलल रहेगा।
उधर भागेगा, इधर भागेगा, ये फोर्स अलग अलग है, ये फोर्स अलग है, ये फोर्स अलग है, पैरेलल रख दिए हो तो जिधर का ज़्यादा होगा उधर जाएगा एक लेकिन घूमेगा तो नहीं ना। तो पैरेलल एंटी पैरेलल रखोगे, पैरेलल या एंटी पैरेलल, तो टॉर्क जो है जीरो होगा। परपेंडिकुलर में क्या होगा, फोर्स, नेट फोर्स जीरो होगा। ठीक, बाकी पैरेलल एंटी पैरेलल या किसी भी पोजीशन में नेट फोर्स जीरो होगा क्या, नहीं। तो ये रटने वाली चीज़ नहीं, आप देख के ही बता सकते हैं। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है तो किस पोजीशन में फोर्स का क्या होगा, टॉर्क का क्या होगा। नॉन यूनिफॉर्म है तो किस पोजीशन में फोर्स का क्या होगा और टॉर्क का क्या होगा। समझ गए बेटा। तो ये डाइपोल के बारे में ये इतनी चीज़ें आपको पता होनी चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, डाइपोल कोई रखा है -q, ठीक है, +q, तो डाइपोल की वजह से कहीं पे ही इलेक्ट्रिक फील्ड निकाल सकते हो। और मान लो वहाँ पे एक q चार्ज रख दिए बेटा, तो उस पर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स भी निकाल सकते हो, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू फोर्स। ठीक है, तो कोई पूछे ये r डिस्टेंस पे है, मान लो r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, r डिस्टेंस पे रखा हुआ है, तो ये जो फोर्स होगा वो किसके प्रोपोर्शनल होगा, फोर्स इज प्रोपोर्शनल टू 1/r³। क्यों, क्योंकि जो इलेक्ट्रिक फील्ड निकला था उसी में है, उसी में क्या है 1/4πε0 इंटू p/r³, p/r³, 2p/r³। तो इसमें q से मल्टीप्लाई करोगे तो F = QE हो जाएगा, QE इंटू Q, एक तरह से किसके प्रोपोर्शनल हुआ, r³ के। जबकि कूलॉम फोर्स में हम लोग क्या पढ़ते थे, r² के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो यहाँ पे कई बार इस तरह से पूछ सकता है। और ये क्यों, क्योंकि इस p के साथ l भी तो है, तो एक l उसको डायमेंशनली करेक्ट करने के लिए है। ठीक है, ये तो डाइपोल की वजह से इक्विलिब्रियम, वर्क डन, पोटेंशियल एनर्जी, ये तीनों चारों चीज़ें आपको पता होना चाहिए। ठीक, इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में मैंने गॉस लॉ थोड़ा सा आपको पहले बताया था, लेकिन इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में मैंने बताया था कि कोई भी सरफेस है, किसी भी सरफेस का एक वेक्टर एरिया होता है। ठीक है बेटा, तो उससे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन अगर जितनी जाती हैं, ठीक है, ठीक, तो उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होता है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स को फाई बोलते हैं, फाई से, मैग्नेटिक फ्लक्स को भी फाई बोलते हैं। तो ज़्यादा वो हो तो आप ई लिख दें यहाँ पे। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होता है वो क्या होता है, E डॉट डी एस या डी ए बोल दो, E डॉट डी ए। ठीक है, इन सब का जो टोटल समेशन रहेगा वो क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स। ठीक है, तो ये है कि यहाँ पे अब एरिया और इलेक्ट्रिक फील्ड दोनों के बीच का एक ई डॉट डी ए है, डॉट है तो मतलब क्या होगा, डॉट है तो मतलब ई डी ए कॉस थीटा। ठीक, ये होगा। तो एंगल पे डिपेंड करता है, अगर थीटा परपेंडिकुलर हो, मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे हो और कोई सरफेस ऐसे रखा होगा, ऐसे, ठीक है, तो एरिया वेक्टर ऐसे है इसका और इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ये 90 का वो है, तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है क्या हो जाएगा, 0। ई डी ए कॉस 90, ई ए कॉस 90 जो कि 0 हो जाएगा। ठीक, तो ये है। और ये अगर टोटल फ्लक्स की बात करें तो टोटल जो फ्लक्स होता है टोटल, तो वो क्या होता है, ई डॉट डी ए का जो इंटीग्रेशन रहेगा ये किसके बराबर होता है, Q/ε। टोटल चार्ज उस सरफेस से जो इंक्लोज होगा, ये मैं बता चुका हूँ आपको। ठीक है, तो अलग अलग कंडीशन में अलग अलग तो इसका फ़ायदा क्या है गॉस लॉ का, एक तो है इलेक्ट्रिक फील्ड आप निकाल सकते हो, मैं बताया भी था कि कहीं भी कोई चार्ज रखा है तो क्या है इलेक्ट्रिक फील्ड जो है आप निकाल सकते हो। दूसरा क्या है कि फ्लक्स से रिलेटेड क्वेश्चन आते हैं, तो फ्लक्स अलग अलग साइज शेप के हिसाब से है, तो कोई हाफ, यहाँ पे क्यू चार्ज रखा हुआ है, हेमीस्फेरिकल कोई ये है, क्यू चार्ज अगर रखा हुआ है, मेटल है, ठीक है,
क्यू चार्ज का अब जैसे आपको ये तो बताया था मैं कि कोई स्फेयर है उसके अंदर क्यू चार्ज रखे हो, ठीक है, तो टोटल जो फ्लक्स होगा, टोटल एरिया, मतलब फ्लक्स फाई इज इक्वल टू ई डॉट डी ए क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ई जो है जो भी रहेगा, टोटल सरफेस एरिया क्या हो जाएगा, टोटल सरफेस एरिया 4 पाई आर स्क्वायर, तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक है। तो यहाँ से ई निकालोगे तो आ जाता है ना, इज इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट इंटू क्यू बाई आर स्क्वायर, ये निकलता है। अब इसको कोई बोले कि आधा, हाफ से कवर कर दिए हो, तो हाफ से कवर कर दिए हो तो मतलब एरिया जो 4 पाई आर स्क्वायर कर रहे थे तो क्या लिखोगे 2 पाई आर स्क्वायर, ठीक है। तो वहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड, या इसको क्या कर सकते हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, आधा होगा। तो पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट होता था, तो अब क्या हो जाएगा क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट, ये आधा हो गया, ठीक। अच्छा, कोई भी चीज़ हो उसके अंदर अगर चार्ज मान लो 3Q है प्लस 3Q माइनस, ये जो फार्मूला है ये Q नेट है, Q नेट इसलिए बोल रहा हूँ, Q क्या है, नेट एनक्लोज्ड चार्ज, नेट इनक्लोज्ड चार्ज है, समझ गए, मतलब सरफेस के अंदर जितना चार्ज इनक्लोज्ड है वो नेट है। मान लो प्लस 3Q माइनस Q, ये दो चार्ज रखे हैं। इस सरफेस, इसकी कोई भी सरफेस है उसके अंदर, अब सरफेस कैसा भी हो, टेढ़ा मेढ़ा, इसके अंदर अगर Q चार्ज है, माइनस Q चार्ज है, प्लस Q चार्ज है, कुछ भी है, ठीक है, प्लस Q चार्ज है, तो जो भी होगा फ्लक्स हमेशा यहाँ पे क्या होगा, नेट Q नेट बाय एप्सिलॉन नॉट, Q बाय एप्सिलॉन नॉट। अब नेगेटिव चार्ज है तो फ्लक्स मतलब इलेक्ट्रिक फील्ड अंदर की तरफ जाएगा, बस अंतर वही रहेगा। इलेक्ट्रिक फ्लक्स है क्या, नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन क्रॉसिंग सरफेस एरिया परपेंडिकुलरली, ठीक। तो शेप साइज डिपेंड नहीं करता, उसके अंदर नेट चार्ज जितना होगा Q बाई एप्सिलॉन नॉट ये होगा। और अब मान लो अलग अलग चार्ज है, ऐसा कंडीशन है तो इसमें नेट चार्ज क्या हुआ, Q नेट क्या हुआ, प्लस 3Q माइनस Q, तो बराबर क्या आया, प्लस 2Q, ठीक है, प्लस 2Q या 2Q। तो इसमें फ्लक्स कोई पूछे टोटल फ्लक्स क्या हुआ, 2Q बाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक, ओके। तो ये कैसा भी शेप साइज हो उस पर। अब क्या है कि एक तो Q दिया रहे, किसी भी शेप साइज में Q दिया है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लोगे Q बाई एप्सिलॉन नॉट करके, अगर पूरा बंद है, ठीक है। तो अब वही है, अब इलेक्ट्रिक फील्ड दिया है, अब ऐसे कोई रख दिया है R है, अब ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इलेक्ट्रिक फील्ड है यूनिफॉर्म, ठीक, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। और दूसरा क्या है, यही चीज है नॉन यूनिफॉर्म, सेम रेडियस, सेम है, रेडियस क्या है, सेम है, R ही है ये भी। यहाँ पे क्या होगा, ये स्फेयर है तो बेटा ये मतलब परपेंडिकुलर, ये चारों डायरेक्शन में जाएगा ये, ठीक है। तो यहाँ पे जो फ्लक्स होगा क्या होगा, टू पाई आर स्क्वायर ई, ठीक है, 2 पाई आर स्क्वायर ए, क्योंकि ये सरफेस एरिया बंद होता तो 4 पाई आर स्क्वायर होता, आधा है तो 2 पाई। और यहाँ पे क्या होगा, ये जो है एक तरह से इस पे वही जो इससे जाएंगे तो ये एक तरह से रिंग का एरिया, ये एक स्फेयर के हिसाब से सरफेस एरिया निकाल, इसमें रिंग के हिसाब से निकलेगा, क्यों, क्योंकि ये इलेक्ट्रिक फील्ड जो वो है हर जगह पे सेम है, तो जो क्रॉस करेगा इस रिंग के एरिया को, तो यहाँ पे पाई
रिंग का एरिया क्या होगा, पाई आर स्क्वायर ई। ठीक, ये हुआ। और देखो इम्पॉर्टेंट क्या है, क्यूब है, इस पे बहुत आता है, ये आपको पता होना चाहिए, पूछ लेते हैं। क्यूब है, क्यूब का साइड ए है, तो क्यूब के सेंटर पे कोई चार्ज रखोगे तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या होगा, इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो है टोटल, अगर कोई बोले टोटल क्या हो गया, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। अब एक फेज से कोई पूछे, एक फेज से कोई पूछे, कितने फेस हैं क्यूब में, 6 फेस होते हैं, तो एक फेस 6 टोटल जो है क्यूब बाई एप्सिलॉन नॉट है, तो जो 6 फेस से होके निकलता है, एक फेस से होके कितना निकलेगा, क्यूब बाई 6, 1/6, 1/6 हो जाएगा। ऐसे ऐसे 6 कर दोगे तो ये टोटल आ जाएगा। ठीक है। फिर इसी तरह आता है कॉर्नर से, कॉर्नर, कितने कॉर्नर हुए, 1 2 3 4 5 6 7 8, तो एक कॉर्नर से कितना निकलेगा, क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। एज, इसी तरह से एज, एज मतलब ये एज ए, तो ये कितने हुए, ये कितने हुए एज, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12, तो एच से कितना हो गया, 1/12, क्यू बाई 12 एप्सिलॉन नॉट। समझ गए। अब इसी तरह यही क्यूब जो है अगर ऐसे कर दिया, अब ये सेंटर पे न रख के यहाँ फेस पे रख रहा है, क्यू चार्ज यहाँ रख रहा है। ठीक है, तो उसको बंद करने के लिए एक क्यूब और बनाना पड़ेगा पैरेलल में इसको। ठीक, तो बंद हो जाएगा, तो 2 क्यूब से ये बंद हो जाएगा, 2 क्यूब से बंद हो जाएगा। और इस कंडीशन में ये टोटल फ्लक्स तो ऐसे ही रहेगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। और एक अगर क्यूब से पूछेगा तो क्या करोगे, एक क्यूब से पूछेगा तो, एक क्यूब से पूछेगा तो इसका आधा, मतलब 2 में डिवाइड है, क्यू बाई 2 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है। फेस से अगर पूछेगा तो फेस से, फेस तो भैया एक फेस पे रखा है, एक और क्यूब ऐसे सटा दिए, तो 2 फेस इसके जो है, ये 2 फेस तो उसी में चले गए। ठीक है, 2 फेस जो है उसी में चले गए, तो बाकी 5 ही फेस बचा ना, तो 5 फेस बचा, तो उसके हिसाब से जो है तो क्या हो जाएगा, क्यू बाई 5 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, क्यू बाई 5 एप्सिलॉन नॉट। 2 क्यूब का तो 10 हो जाएगा, 2 क्यूब का 10 हो जाएगा, 2 क्यूब से अगर कवर हुआ तो ईच फेस से कितना आया, 10 एप्सिलॉन नॉट। ठीक, ये हो गया। इसी तरह कई बार ये है कि इस पे पूछ देता है कॉर्नर पे, कॉर्नर पे अगर चार्ज रख दिया तो इसको कवर करने के लिए 8 क्यूब्स लगते हैं, 8 क्यूब्स, तो टोटल फ्लक्स जो रहेगा वो तो क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट ही होगा। क्यू बाई 8 एप्सिलॉन नॉट। ठीक है, ये हो जाएगा कॉर्नर। तो बहुत कन्फ्यूजन, ये उससे बहुत कंफ्यूज मत होना। मेन ये पूछता है, इसमें टोटल ये रहेगा, फेस का 6 फेस हैं तो ये रहेगा, कॉर्नर हैं तो कितने कॉर्नर हैं, एज है तो कितना है। नीट में इतना ही पूछेगा। ठीक है बेटा, कॉर्नर पे रख दिया तो कॉर्नर का किसी एक पे रख दिया तो टोटल तो हमेशा वहीं रहेगा, इस तरह का ये रहेगा। एग्जाम्पल ज़्यादा न्यूमेरिकल अभी नहीं दे रहा हूँ, क्योंकि न्यूमेरिकल्स हम अलग से लगाएंगे, ढेर सारे न्यूमेरिकल, अब ये खत्म हो रहा है चैप्टर, इसके बाद सिर्फ न्यूमेरिकल्स और न्यूमेरिकल्स ही आएंगे। ओके बेटा, और मैं कोशिश करूँगा कि हर तरह के न्यूमेरिकल्स आएँ ताकि आप पूरी तरह से लगा के
फॉरवर्ड हो जाओ। ओके, मोशन ऑफ चार्ज इन इलेक्ट्रिक फील्ड। यहाँ कोई इलेक्ट्रिक फील्ड है बेटा, इलेक्ट्रिक फील्ड है, उसमें चार्ज कोई फेंकोगे। अब सपोज दैट ये है, इधर माइनस चार्ज है, ठीक है, और इधर प्लस चार्ज है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड प्लस से माइनस की तरफ ऐसे ऐसे रहेगा, ऐसे ऐसे। अब इसमें कोई प्लस चार्ज ऐसे फेंकोगे v वेलोसिटी से, ठीक है, या माइनस चार्ज है फेंकोगे तो क्या होगा, क्या होगा यार? अरे कोई भी प्लस चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड में आएगा, इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे जा रहा है, प्लस चार्ज कोई रखोगे या फेंको, कुछ भी करो, तो ये इस पर एक फोर्स लगेगा। फोर्स क्या होगा? F बराबर क्यू ई। ये किधर लग रहा है फोर्स? प्लस चार्ज है तो ऊपर की तरफ फोर्स लगेगा, ये है तो ऊपर की तरफ लगेगा, तो ये इसको थोड़ा थोड़ा झुकाने लगेगा, ऐसे ऐसे, ठीक। और माइनस चार्ज है तो इधर की तरफ लगेगा, ऐसे झुकाने लगेगा। माइनस चार्ज है तो ऐसे लगेगा ना। तो ये एक तरह से क्या हो गया? प्रोजेक्टाइल तो हो गया बेटा। जैसे ऐसे फेंक रहे थे तो ग्रेविटी वाला फोर्स तो ऐसे ही लगता है परपेंडिकुलरली। ये मोशन कैसा होगा? मोशन कैसा होगा? प्रोजेक्टाइल मोशन होगा। प्रोजेक्टाइल मोशन होगा अगर परपेंडिकुलरली फेंक रहे हो तो, परपेंडिकुलर। और पैरेलल में या एंटी पैरेलल में फेंकोगे, पैरेलल या एंटी पैरेलल। अब यार इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे है, ऐसे है, ऐसे है, उसी में एक प्लस चार्ज को भी ऐसे भी वेलोसिटी से फेंक दोगे तो इधर फोर्स लगेगा F बराबर क्यू ई, और एक्सेलेरेशन कोई पूछेगा तो F बाई एम, ये हो जाएगा क्यू ई बाई एम। तो एक्सेलेरेशन निकल गया, वेलोसिटी है तो डिस्टेंस, टाइम, जो भी लीनियर इक्वेशन मोशन इन स्ट्रेट लाइन के जो सवाल लगाते हो उसी हिसाब से सब आ जाएंगे। ठीक है, ठीक है बाबा। तो ये इम्पोर्टेंट है। एनसीईआरटी का भी क्वेश्चन है, वो थोड़ा पॉपुलर ज़्यादा है, कठिन लगता है बहुत, लेकिन आपको बता दें। एक दिए हैं कि, ठीक है, यहाँ पे क्यूब ऐसे है, ठीक बेटा। ठीक, तो यहाँ पे ये A है, ये क्यूब है, क्यूब का साइड A है, और इलेक्ट्रिक फील्ड जो है वो कैसे है? E नॉट एक्स आई। इलेक्ट्रिक फील्ड ऐसे वेरी करता है, यहाँ से ये डिस्टेंस जो है x नॉट है, ठीक है। अब इसमें पूछता है, क्या पूछता है? इलेक्ट्रिक फाइंड टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स, टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा, ठीक। इलेक्ट्रिक फील्ड x के साथ वेरी करती है इस तरह से, तो एक क्यूब रखा हुआ है x नॉट डिस्टेंस पे, क्यूब का साइड A है, तो टोटल इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना होगा? तो यहाँ पे बेटा क्या करोगे? यहाँ पे चार्ज और कुछ नहीं रखा है, यहाँ पे क्या है? ये। तो पहले तो हमें ये देखना है, देखिए इसका जो इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन क्या होगा? इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन मतलब ये होगा x एक्सिस में, इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन इधर ही तो होगा वो। तो कितने सरफेस के परपेंडिकुलर इलेक्ट्रिक फील्ड जा रहा है? ठीक, इन सब में किसी में जाएगा इलेक्ट्रिक फील्ड?
ये सरफेस एरिया ऊपर की तरफ है, सरफेस एरिया इधर इलेक्ट्रिक फील्ड, तो इसमें ई ए cos 90 हो जाएगा, 0 हो जाएगा। मतलब दो ही सरफेस हैं, एक ये है और एक ये है। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स जो होगा क्या होगा, तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हम कैसे निकालेंगे, इधर वाला मान लो φ1 इस एरिया का, तो इस एरिया का φ1 क्या करोगे, इलेक्ट्रिक फील्ड इंटू इसका एरिया ए स्क्वायर, इसका एरिया क्या होगा, ए साइड है तो ए स्क्वायर हुआ, ठीक, φ1। इसी तरह φ2 निकालोगे तो यहाँ का इलेक्ट्रिक फील्ड और यहाँ का इलेक्ट्रिक, तो यहाँ का मान लो E1 हुआ। इलेक्ट्रिक फील्ड वेरी कर रहा है, यूनिफॉर्म नहीं है, तो उधर का क्या हो गया E2 और इधर का भी एरिया ए स्क्वायर, ठीक। अब देखो E1 की जगह पे क्या लिखोगे, ये डिस्टेंस यहाँ से x0 है, क्या लिख दोगे, x की जगह पे x0 लिख दोगे, तो क्या हो गया E0 x0 ए स्क्वायर। इसमें क्या लिखोगे, E2 की जगह पे क्या हुआ, E कैसे बदलता है डिस्टेंस के साथ, E0 इंटू एक्स, तो यहाँ पे डिस्टेंस क्या हो गया x प्लस ए, ठीक है। तो E2 क्या लिखोगे, E0 इंटू x0 प्लस ए, ठीक है, इंटू एरिया ए स्क्वायर, ठीक है बेटा। तो ये हो गया, तो टोटल फ्लक्स क्या हुआ, टोटल जो फ्लक्स हुआ तो क्या लिखोगे, फ्लक्स 1 प्लस φ1 प्लस φ2, ठीक है। तो बेटा क्योंकि फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स क्या है, इलेक्ट्रिक फ्लक्स स्केलर क्वांटिटी है, डायमेंशन भी इसका पता रहना चाहिए, निकाल के रखोगे, ये आपका होमवर्क है, डायमेंशन फार्मूला पूछ देता है। तो दोनों को खड़े खड़े जोड़ दोगे तो क्या हो जाएगा, E0 हाँ, दूसरा देखो, अभी यहाँ पे एक तो ये होगा, क्या हम लिखते हैं, E डॉट dA, इसका एरिया वेक्टर किधर है, इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड किधर जा रहा है, अंदर, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा cos 180, ठीक है। इधर का एरिया वेक्टर क्या है, A, इलेक्ट्रिक फील्ड उधर है, तो इसमें क्या हो जाएगा E डॉट dA cos 0, तो ये क्या हो गया माइनस E0 x0 ए स्क्वायर, समझ गए। और ये क्या हो गया, ये तो cos 0 है तो 1 ही होगा, तो क्या हो जाएगा E0 अंदर x0 प्लस ए फिर ए स्क्वायर, ठीक। अब जोड़ दो तो φ1 क्या हो गया, माइनस E0 x0 ए स्क्वायर प्लस E0 मैं एप्सिलॉन नॉट की तरह लिख रहा हूँ, E0 एक्चुअली फाइन टोटल फ्लक्स, एक तो ये हो गया, एक सवाल और, चार्ज इनसाइड क्यूब के अंदर चार्ज क्यू कितना होगा, दो क्वेश्चन बन गया यहाँ पे दो क्वेश्चन हो गया, ठीक है। तो एक तो फ्लक्स हम निकाल रहे हैं, तो क्या हो गया E0 एप्सिलॉन नहीं E, ठीक है, क्या हो गया E0 इंटू x0, ये मल्टीप्लाई कर लो, ठीक, x0 ए स्क्वायर प्लस एक बार इसके साथ और एक बार एप्सिलॉन नॉट ए क्यूब, यही तो ये हुआ टोटल फ्लक्स। तो देखो एप्सिलॉन नॉट x0 ए स्क्वायर, ये माइनस में है ये प्लस में है, तो ये हो गया। तो टोटल फ्लक्स क्या है, एप्सिलॉन E0 ए क्यूब, एक आंसर तो यही हो गया, ठीक। अब चार्ज इनसाइड अगर जो भी है, ये टोटल फ्लक्स हो गया, टोटल फ्लक्स। अब चार्ज की बात करें, चार्ज अगर सपोज दैट क्यू होता तो क्या होता, फाई टोटल इज इक्वल टू क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट, यही तो लिखते। और फाई टोटल कितना निकला, E0 ए क्यूब, ये किसके बराबर होगा, क्यू बाई एप्सिलॉन नॉट के। तो क्यू बराबर क्या हो जाएगा,
एप्सिलॉन नॉट ए नॉट ए क्यू, ठीक है, तो ये हो जाएगा क्यू बराबर क्या हो जाएगा, एप्सिलॉन नॉट ए क्यू, ठीक, समझ में आ गया। तो इस तरह से इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फील्ड, डाइपोल मोमेंट, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल, इक्विपोटेंशियल, मतलब इलेक्ट्रोस्टैट अब हमारा ख़त्म हो चुका है। कुछ छोटे मोटे पार्ट होंगे, बचे होंगे, तो उनको हम बीच बीच में कवर कर देंगे, लेकिन मेरे हिसाब से कुछ बचा नहीं है। 7 लेक्चर लगे पूरा इलेक्ट्रोस्टैट ख़त्म करने में, तो इट्स नॉट वेरी इजी टू कंप्लीट इट। और अभी कम से कम 5-6 लेक्चर तक सिर्फ और सिर्फ इसके क्वेश्चन लगेंगे, सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन करेंगे बेटा। तो वो जब क्वेश्चन हम आपको करेंगे, हम इसीलिए आपको हमेशा कहते हैं कि क्वेश्चन वाला पार्ट कभी मिस मत करिए, क्योंकि आप थ्योरी, फार्मूला, ये सब कितना भी पढ़ लो, रट लो, याद कर लो, कुछ भी कर लो, लेकिन जब तक क्वेश्चन नहीं करोगे, जब तक प्रैक्टिस नहीं करोगे, सवाल नहीं लगाओगे, तब तक आप किसी लायक नहीं हो। इसलिए लायक बनिए, और लायक बनेंगे तभी आप आगे कुछ कर पाएंगे, ठीक है। तो क्वेश्चन वाला पार्ट, जो डिस्कशन वाला पार्ट रहेगा, जो उसमें मैं क्वेश्चन पढ़ पढ़ के सारे क्वेश्चन सॉल्व करता हूँ, आंसर देता हूँ, वो आप ज़रूर देखिए। और उसमें भी मैं आपको चांस देता हूँ कि आप पॉज करिए, वीडियो को पहले लगाइए, खुद से मंथन करिए, उसमें नहीं आता है फिर देखिए, फिर अगला क्वेश्चन मैं पढ़ूँगा, फिर उसको ट्राई करिए, ठीक है बेटा। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। लाइक करना, सब्सक्राइब करना आपका काम है मेरा काम है आपको बताना। ओके बच्चों।